बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो एक खबरें हम लाहौर से भी शामिल करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसलिए तमाम तर नज़र रखना ज़रूरी है। आप भी नज़र रखिए क्योंकि चीज़ें जो हैं वो संभाली नहीं जा रही। और एक मेरे सामने आलमी बैंक की एक रिपोर्ट पड़ी है, वो मैं आपसे ज़रूर उसके कुछ हिस्से शेयर करूँगा। और आलमी बैंक ने तवानाई के शोबे में एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई है पाकिस्तान में जो होने जा रही है। और उन्होंने ये कहा है, आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तवानाई के शोबे में रिफॉर्म्स ना की गई तो फिर बिजली भी मजीद महंगी करनी पड़ेगी, गैस भी मजीद महंगा करना पड़ेगा। और इस वक्त बिजली और गैस की कीमतें किस हद तक आगे जा चुकी हैं ये पाकिस्तान का हर खानदान, हर शहरी जानता है, क्योंकि उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जो अजाब नाजिल है वो बिजली और गैस की कीमतों से है। और बिजली की सूरत हाल ये है कि बिजली के बढ़ते हुए जो रेट हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के अवाम का, खा वो गरीब है, वो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, वो अपर मिडिल क्लास है, सबका भुरकस निकाल दिया है। और बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं, और बिजली की कीमतें इस हद तक ऊपर जा चुकी हैं कि बिजली की कीमत देते हैं तो फिर बच्चों की फीस की जो है उसकी गुंजाइश नहीं रहती। तनख्वाहदार तबके हैं जो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खा वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और मजदूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है जिनकी लगी बंधी आमदनी है। तो इसलिए ये जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा जो है वो 2635 अरब तक पहुंच चुका है। गर्दशी कर्जा 2635 अरब तक पहुंच चुका है। बिजली का जो कर्ज है वो जीडीपी का 2.4% तक पहुंच चुका है। और गैस के शोबे में जो सर्कुलर डेट है, गर्दशी कर्जा, वो 2866 अरब रुपया है, 2866 अरब रुपया। और गैस के शोबे का कर्जा मईशत का 2.7% तक पहुंच चुका है। और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात मईशत का 0.2% से बढ़कर 0.5% तक पहुंच चुका है। और माली साल 2021 में बिजली के नुकसानात मईशत का 0.2% थे। यानी इमरान खान का जो दौर था, जिसको ये कहते हैं कि बहुत बुरा दौर था, उस दौर में हर चीज अच्छाई की तरफ जा रही थी, हर चीज अच्छाई की तरफ जा रही थी। मईशत टेक ऑफ कर रही थी, हमारी जो इकोनॉमी है शरह नमू 6.2% तक। और ये हमारी और मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है, ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है। ये माली साल 2021 में बिजली के नुकसानात मईशत का सिर्फ 2.2% थे, और इस वक्त बढ़कर वो हो चुके हैं 0.5%, 0.3% उसमें इजाफा हो चुका है। गर्दशी कर्जों में इजाफा हो चुका है, खा वो गैस के हैं, खा वो बिजली के हैं। तो इन लोगों को लाया गया, और जिस टोले को लाया गया है उस रजीम को हटाकर और उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि जनाब ये हमारी मईशत ठीक करेंगे। और ये पाकिस्तान की मईशत का जिन्होंने पिछले 30 सालों में बेड़ा गर्क किया, उनसे ये तवक्को कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के अवाम में रद्द-ए-अमल भी बहुत है, नफरत भी बहुत है। और ये हमारे सामने पड़ी है, ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है। तो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है वो रेत में दे रहे हैं, बुग़्ज़ इमरान में और बुग़्ज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान के अवाम से बुग़्ज़ कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि मसला इनका अपना था और इसलिए ये सारा रजीम चेंज का ड्रामा किया गया। और अब हर रिपोर्ट कह रही है कि इमरान खान साहब का 3.5 पौने 4 साल का जो दौर था वो बेहतरीन दौर था इकोनॉमी के एतबार से। और पाकिस्तान का जो दौर है, इमरान खान साहब का जो दौर है, और ख़ास तौर पर उसमें जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया, वो एक रोल मॉडल बन चुका था पूरी दुनिया में। तो ये उस शख्स को इन्होंने हटाया और उस शख्स को जेल में डाला जिसका अभी तक ना उसके ना उसकी कैबिनेट के खिलाफ कोई एक भी करप्शन का केस मिला। इसीलिए आलमी बैंक की रिपोर्ट अब आपको मैं बता देता हूँ। आलमी बैंक की रिपोर्ट वो है कि जी वो मजीद ये जो डार एंड काकड़ जो गवर्नमेंट ने जो अदाद शुमार दिए थे, आलमी बैंक उसकी भी नफी कर रहा है कि ये भी गलत है। और ये कहते हैं कि शरह नमू 3.5%, वो कहते हैं नहीं, ये 1.8% तक रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। पाकिस्तान की महंगाई की शरह जो काकड़ गवर्नमेंट और डार गवर्नमेंट ने अब मौजूदा गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 21% हमारा हदफ है, वो कहते हैं 21% नहीं, 26% तक महंगाई रहेगी। और अगले माली साल में शरह नमू जो है वो 2.3% और महंगाई 15% पर आने की तवक्को है, बशर्ते कि ये सारे काम किए जाएं।
تو اس وقت کی سچویشن یہ ہے، ہر رپورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کو بہتر قرار دے رہی ہے۔ اسی لیے یہ جو نحوست کا عالم ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب آئی ایم ایف نے ایک کہا ہے جی کہ 10 لاکھ جو ہے دکانداروں کو ٹیکس دہندہ بنانے کا ہدف انہوں نے دیا ہے آئی ایم ایف نے، کہ کم از کم 10 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس دہندہ بنایا جائے۔ جب یہی کام عمران خان صاحب کرنے لگے اور شہباز زیدی صاحب ریفارمز کرنے لگے، ٹیکس ریفارم اور یہ سارے کے سارے معاملات جب کرنے لگے تھے تو ان کو جنرل باجوہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور اسی لیے ان کو ہٹوا بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ ہے، اور انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اہم ترین ٹیکس ڈرائیو کا آغاز کیا جائے گا، جس پہ ابھی تک مزاحمت ہو رہی ہے کہ یہ کیونکہ آل پاکستان تاجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں چلے گا، ہمیں پہلے اعتماد میں لیں اور اس کے بعد آگے بات بڑھے گی۔ اب جناب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو زین قریشی صاحب کے لیے اچھی خبر ہے، عدلیہ سے کافی آ رہے ہیں نام، عدلیہ سے مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کچھ فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ زین قریشی صاحب کو آج پاسپورٹ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور زین قریشی صاحب کو جی ایک ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے پاسپورٹ، انہوں نے ڈی جی پاسپورٹ کو کہا ہے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پاسپورٹ دیا جائے۔ اور دوسرا سمیع ابراہیم کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے، عمران ریاض کا نام ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ رپورٹ طلب کر لی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ کو بلایا اور انہوں نے کہا جی بتایا جائے کہ نام ان کا ای سی ایل میں کیوں ڈالا ہے۔ تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ پولیٹیکل سائڈ کی خبروں کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن گرینڈ الائنس کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ فوری طور پہ بلا لیا ہے۔ کوئٹہ میں 5 جماعتوں کا مرکزی قیادت اجلاس جو ہے 12 اپریل کو کوئٹہ میں ہوگا، اور یہ اجلاس بی این پی سربراہ اختر مینگل کی رہائش گاہ پر ہوگا جی، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کو حتمی شکل دی جائے گی، یہ ساجد ترین صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر 13 اپریل کو پشین میں پہلے جلسے میں شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس کے بعد جی آئی ایم ایف کا میں نے اکانومی کا آپ کو بتا دیا۔ اب آتے ہیں ججز کی طرف، کیونکہ یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور جج جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو بھی خط موصول ہو گیا ہے، اور کیمیکل لفافہ بھی، اور اس کے علاوہ میں نے کل آپ کو رپورٹ دے دی تھی اسلام آباد کی حد تک، یعنی کہ سپریم کورٹ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو خطوط ملے اور اس میں زہریلے کیمیکل کی موجودگی پائی گئی، یہ لیبارٹری رپورٹ آ چکی ہے، اور پچھلے ولاگ میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی تھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا بھی رپورٹ آ گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو جو خطوط موصول ہوئے اس میں بھی زہریلا کیمیکل موجود ہے، اور یہ زہریلا کیمیکل بھی وہی ہے جو اسلام آباد اور پنڈی والے آنریبل ججز کو بھیجا گیا، اور اس میں بھی وہی علامات ہیں کہ کافی زہریلا کیمیکل ہے، لیکن اس کی مقدار کم ڈالی گئی تھی، یعنی کہ مقصد تھا کہ فی الحال خبردار کرنا، وارننگ دینا، دھمکی دینا تھا، اور زیادہ نقصان نہیں کرنا تھا آنریبل ججز کا۔ اور اگین وہی بات ہے کہ یہ کیمیکل جو ہے آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے، پھیپھڑوں کو اثر کرتا ہے جی، متاثر کرتا ہے، اور خون، منہ سے خون اور اس طرح کے جو ہیں وہ کرتا ہے، اور یہ اعصابی طور پہ آپ کو کمزور کرتا ہے۔ یہ لاہور کے بھی آنریبل ججز کی پولیس رپورٹ اور یہ آ چکی ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک دیکھتے ہیں کہ ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا۔ یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ابھی بھی یہ ریشمہ اور گلشاد، اس کا تو پتہ چل چکا ہے، اور ریشمہ اور گلشاد بیگم کا یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ڈمیز ہیں، اور ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے ہینڈلر کوئی اور ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ہی جگہ سے ہوا، ایک ہی جگہ سے لفافے لکھے گئے، ایک ہی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور گلشاد کی بھی اور ریشم بی بی والے لفافوں کی بھی، پھر مقصد بھی ایک ہے اور ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اور لاہور کی جو رپورٹ آئی ہے جی، اس میں خطوط میں موجود پاؤڈر کی فورینزک رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ خطوط میں معمولی مقدار
लीथल आर्सेनिक की है। और ये फॉरेंसिक साइंस ने बताया है। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजश, खून का बहाव हो सकता है जी। और आर्सेनिक की शिनाख्त गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से मुमकिन हुई। तो ये सारे का सारा चीजें आ रही हैं। इसके साथ साथ जी अब आते हैं, ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ, बल्कि बरतानिया में भी ये एक हुआ है वाकया। बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस समेत 600 से ज्यादा वकला और जजेस और कानूनी माहिरीन ने अपनी हुकूमत पर इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने के लिए जोर दिया है। और ये बरतानवी नशरियाती इदारे की ये रिपोर्ट है कि कानूनी शोबे से ताल्लुक रखने वाले 600 से ज्यादा जजेस और बैरिस्टर्स ने वजीर आजम रशीद सुनक को लिखा गया खत है 17 सफहात का। और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर बरतानिया की हुकूमत ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त न रोकी तो इसके नतीजे में बरतानिया खुद भी गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार पाएगा, यानी कि इल्जाम उस पर भी आएगा। इसराइल को फौजी इमदाद की फरहमी के नतीजे में न सिर्फ बरतानिया नस्ल कुशी में मुलव्वस करार पाएगा, बल्कि बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब भी ठहरेगा। और ये एक 300 से ज्यादा ऑनरेबल जजेस और वकला ने ये खत लिखा है बरतानवी वजीर आजम को। और उन्होंने कहा कि अगर बरतानिया से ज्यादा अमेरिका, जर्मनी और इटली इसराइल को असरा फरोख्त करने वाले बड़े मुल्क हैं, लेकिन अगर बरतानिया पाबंदी लगा देगा तो इससे इसराइल पर सियासी और सफारती दबाव बढ़ेगा। ये काम करना चाहिए। तो ये खत लिखने वालों में जी साबिक चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस हैं, और इसके अलावा दीगर कम्युनिटी लॉ, इसी से लीगल फील्ड से मुतालिक, कानूनी शोबे से मुतालिक ये सारी की सारी है जी। तो इसके बाद एक और बता दूं कि रिपोर्ट वो है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। अब ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट शाया कर दी है कि इमरान खान साहब को जो सजाएं सुनाई गई वो जजेस पर इंटेलिजेंस इदारों का प्रेशर था, और इंटेलिजेंस इदारों ने मुदाखलत की, और मुदाखलत करके इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई गई, और इस बात की तस्दीक हो सकी है। इसलिए अब यह खबर जो है वो आलमी ज़राए अबलाग की जीनत बन रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस सारी एक्सरसाइज से पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान की फौज को क्या मिला, और पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला। ये जो सारी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो ड्रामा रचाया गया, और फिर पाकिस्तान के अवाम से जेलें भरी गईं, और पाकिस्तान के अवाम की खवातीन की माओ बहनों बेटियों की जो इज्जत व नामूस जो है वो नोची गई, तो उससे पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को क्या मिला। ये सिर्फ सवाल है, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही थे, और इलेक्शन ना होने वाली कोई बात नहीं थी। इलेक्शन भी होने थे, इलेक्शन के नतीजे में इंतकाल इक़्तिदार भी होना था, सब कुछ होना था। लेकिन ये जो कुछ किया जा रहा है, ये सारे का सारा सत्यानाश किसने किया। आलमी मालियाती इदारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान, इमरान खान साहब के ज़माने में पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी, मुश्किल वक्त गुजर चुका था, और अगर कंटिन्यूटी रहती, खा वो इमरान खान की हुकूमत होती या ये मौजूदा PDM 1 PDM 2 की हुकूमत होती, हर दो सूरतों में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, तो मुल्क को भी फायदा होता। और इस वक्त यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक मजाक बना दिया गया है, और इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद वो चंद मोहरे हैं जो कि ये सब काम कर रहे हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। बहरहाल इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।